रोका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले दिनों हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता की गई थी, जिस पर प्रदेश भर के अधिवक्ता काफी नाराज चल रहे थे और हर जगह प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। साथ ही न्यायिक कार्य भी बंद कर दिया गया था, जहां अधिवक्ताओं की मांग थी कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कल देर रात बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। वहीं उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं की मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। तो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार अधिवक्ता कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वहीं लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था अधिवक्ताओं में। तो वहीं अब हड़ताल ये खत्म हो चुका है। प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल अब खत्म हो गई है। वकीलों की मांगों को मंजूर कर लिया गया है। यहाँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर का ये बड़ा निर्णय देखने को मिला है। प्रदेश भर के अधिवक्ता काफी नाराज चल रहे थे। लगातार उनका जगह जगह प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहा था। लगातार दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। बता दें कि तो लखनऊ से हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से पवन हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, लगातार अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, अब वो हड़ताल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ मंजूरी हुई है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि 17 दिनों तक अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि पुलिस के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि जिस तरीके से हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ जिस तरीके से अभद्रता का जो मामला था उसको लेकर के विरोध किया जा रहा था, उसको लेकर के जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, उस मामले को लेकर के लगातार जो यूपी बार काउंसिल की तरफ से बात की जाए कि यूपी बार काउंसिल के द्वारा लगातार सीएम से मुलाकात का समय मांगा जा रहा था, लेकिन इस मामले को लेकर के समय नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब अगर बात की जाए, जिस तरीके से 17 दिन बीते और 17 दिन के बाद जिस तरीके से कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिवक्ताओं के द्वारा परिवर्तन चौराहे पर पुतला फूका गया, उसके बाद देर रात यूपी बार काउंसिल की और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव की बात की जाए या फिर जो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की बात की जाए, इस तरीके से यूपी बार काउंसिल के सदस्यों के साथ कल देर रात एक बैठक की गई। बैठक में ये माना गया कि जिस तरीके से वकीलों की जो मांग थी, उन मांगों को स्वीकृत करते हुए, यानी कि उन मांगों को मानते हुए इस हड़ताल को खत्म करने की अपील की गई है। और जिस तरीके से जो बात की जाए, यूपी बार काउंसिल के द्वारा लगातार इस मामले में जो मांग की जा रही थी, उसमें मांग था कि जिस तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो हापुड़ के पुलिस अधीक्षक हैं, यानी कि कप्तान है, उनका तबादला होना चाहिए। वहां के जो डीएम है उनका तबादला होना चाहिए। और जिस तरीके से जो पुलिसकर्मियों पर जो मुकदमा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी कि सस्पेंड उनको किया जाए। केवल मुकदमे से उनका निस्तारण नहीं किया जा सकता। तो इन सभी मांगों को लेकर के इसके साथ साथ जो बात की जाए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलहाल जिस तरीके से देर रात जो बैठक हुई है, उस बैठक में इन सभी मांगों को जो मान लिया गया है। उसके बाद इस हड़ताल को खत्म करने की बात कही गई। इसके बाद यूपी बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनकी अगर बात की जाए, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया, जिसमें साफ तौर से अधिवक्ताओं से अपील की है कि इस हड़ताल को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, जिससे आम जनमानस को जो समस्याएं हो रही है उन समस्याओं से भी निजात मिले। क्योंकि जिस तरीके से 17 दिनों से लगातार हड़ताल की जा रही थी, उसको लेकर के जो आम जनमानस कोर्ट पहुंचता था, किसी की जमानत थी, किसी को याचिका दायर करनी थी, तो वो सभी लोग वापस लौट रहे थे कोर्ट से। तो इन सभी मांगों को लेकर के अब जिस तरीके से जो हड़ताल खत्म करने की बात कही गई है, अब देखना ये होगा, क्योंकि इससे पहले भी यूपी बार काउंसिल के द्वारा लगातार हड़ताल खत्म करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो अधिवक्ता थे वो अधिवक्ता हड़ताल खत्म नहीं किए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है मयूरी जी कि जिस तरीके से जो हड़ताल खत्म करने की बात कही गई, मांगों को मानने की बात की गई, क्या जब तक कप्तान का ट्रांसफर नहीं होता, क्या उस दौरान तक अधिवक्ता जो है अपना विरोध दर्ज कराएंगे, या फिर जिस तरीके से कल रात को जो बैठक में मांगे मानी गई उसके बाद अब जो हड़ताल खत्म करने की बात कही है, क्या आज अधिवक्ता वाकई काम पर वापस लौटेंगे या फिर आज भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे? लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये बना रहेगा कि जिस तरीके से कोर्ट की जो सुरक्षा की बात की जाए, कोर्ट में सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, क्योंकि हापुड़ की घटना के बाद से जो तस्वीरें सामने आई थी कि पुलिसकर्मियों को अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट से अभद्रता करते हुए निकाला जा रहा था, तो अब जो सवाल यह है कि कोर्ट के अंदर जो सुरक्षा का घेरा पुलिस का बना रहता है, क्या अभी भी वो पुलिस के बीच रहेंगे, या फिर जिस तरीके से जो निस्तारण किया गया है उस निस्तारण के बाद
अब दोनों के बीच फिर से एक मिलन होगा और फिर से काम शुरुआत होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि यूपी बार काउंसिल के द्वारा तो बयान जारी कर दिया गया, वो अधिवक्ता समाज जो है ठीक। वो इस हड़ताल को खत्म करने की जो अपील है उसको पूरी करता है या फिर आज भी अपना विरोध दर्ज कराता है। पवन, देखिए, पिछले दिनों हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई थी, जिस पर प्रदेश भर में अधिवक्ता काफी नाराज चल रहे थे, विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था। अब जो बात सामने आ रही है कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है, वकील अपने कामों पर लौटेंगे, क्या कुछ स्थिति प्रयागराज में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों हापुड़ की घटना को लेकर लगातार करीब 17 दिन से जो अधिवक्ता है वो तमाम स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो प्रयागराज में हाई कोर्ट के आसपास और जिला कचहरी जितनी भी है वहां पर जो अधिवक्ता है वो लगातार पुलिस और प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उनके साफ तौर पर कहना था कि हापुड़ कांड में जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तमाम ऐसी मांगों को लेकर जो अधिवक्ता है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। अगर हम बीते कल की बात करें तो बीते कल प्रयागराज में हाईकोर्ट के पास अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका है और देर रात को यूपी बार काउंसिल के द्वारा जब यह महत्वपूर्ण बैठक की गई उसके बाद यह निर्णय सामने आया कि यह जो अधिवक्ताओं की मांग है इसको प्रदेश सरकार द्वारा मान लिया गया है और यह अपने काम पर लौटे, क्योंकि बीते 17 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार कर रहे थे और इसके दौरान तमाम जो वादकारी हैं, तमाम जो लोग हैं जो न्याय की आस लगाए बैठे हुए थे, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब आज ये देखा जाएगा कि जिस तरीके से बार काउंसिल की बैठक में यह निर्णय सामने आया है कि अधिवक्ता अपने काम पर लौटेंगे, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने मांग की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो तथा हापुड़ के जो कप्तान है पुलिस अधीक्षक उनको निलंबित किया जाए। तो अब यह देखना होगा कि क्या अधिवक्ता जो है पुलिस अधीक्षक के निलंबन का इंतजार करेंगे या अपने काम पर लौटेंगे। हालांकि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये तस्वीरें कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर अधिवक्ताओं की मांगों पर किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई की गई और किस तरीके से जो अधिवक्ता है वो अपने कामों पर लौटेंगे। लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से लगातार प्रयागराज में और तमाम जो जिला अदालतें हैं, तमाम जो तहसीलें हैं, वहां पर जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, तो ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही थी कि अधिवक्ताओं ने किस तरीके से इस पूरे घटना को लेकर अपना विरोध जताया है। क्योंकि कई ऐसे स्थानों पर हमने देखे हैं कि जहां पर अधिवक्ता आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन का पुतला फूका है, उन्होंने तमाम तरह की नारेबाजी की है और इसी क्रम में बीते कल हाईकोर्ट के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पुतला फूका गया। हालांकि अब किस तरीके से निर्णय में यह सामने आया है, यह अभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर अधिवक्ता क्या इन पूरी मांगों को लेकर संतुष्ट है या आगे उनकी और भी कोई रणनीति है। लेकिन जिस तरीके से बैठक में यह निर्णय आया है कि अधिवक्ताओं द्वारा यह हड़ताल खत्म कर अपने काम पर लौटे, हालांकि यह तस्वीरें अब जो है कहीं न कहीं वो सामान्य नजर आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद ही यह तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या अधिवक्ता मांगी गई मानो जो मांगे उनकी मानी गई है, क्या वो पूरी तरीके से उससे संतुष्ट है या नहीं। ये तो अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट के आसपास का जो माहौल है वो अभी भी जो है वो गर्म बना हुआ है। हालांकि अधिवक्ताओं के आने का जो समय है वो करीब 11 बजे के आसपास का होता है, चाहे वो जिला कचहरी की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें। तो ऐसे में कुछ ही देर बाद ये स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। पवन, जिस तरह अधिवक्ताओं ने लंबे समय से विरोध किया, अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य भी बंद कर दिया, तो इससे कामकाज में कितना असर पड़ा, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए मयूर, प्रयागराज की बात इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि प्रयागराज में जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में हजारों जो वादकारी है वो आते हैं। तमाम ऐसे बड़े मामले हैं जो हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, अधिवक्ता उनकी पैरवी करते हैं। तमाम ऐसे जो मामले हैं वो भी देखने को मिले थे। तो इसमें साफ तौर पर कहीं न कहीं ये नजर आया कि जिस तरीके से बीते 17 दिन लगातार अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, कार्य का बहिष्कार किया है, तो ऐसे में तमाम ऐसे वादकारी हैं, तमाम ऐसे बड़े मामले हैं जो कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। तो साफ तौर पर अधिवक्ताओं द्वारा जब कामकाज बंद करने के बाद अपना यह विरोध जताया गया है, तो कहीं न कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिले कि लोग कितना परेशान नजर आए। हालांकि अब जिस तरीके से निर्णय में यह बात सामने आई है कि अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं वो मान ली गई है, तो ऐसे में जो वादकारी है, जो कामकाज है, वो कहीं न कहीं
सुचारू रूप से शुरू होगा और लोगों को जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं उसमें जल्दी होगी, लोगों को न्याय मिल पाएगा। हालांकि अब किस तरीके से कार्य होगा यह अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हड़ताल थी इसको लेकर तमाम तरह के लोगों की जो परेशानियां थी वो भी सामने नजर आई हैं। जी कलीम, देखिए प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म हो चुकी है, उनकी मांगों को मान लिया गया है, तो ये कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी, तो ये एक्शन कब लिया जाएगा? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, स्पेशल डीजी कल देर रात जो बैठक हुई थी उस बैठक में साफ तौर से कहा गया था कि इस मामले को लेकर के उनका जो तबादला है वो भी किया जाएगा, लेकिन अब इस मामले को लेकर के अभी जो रणनीति है वो तैयार नहीं हुई, लेकिन आश्वासन जरूर दे दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जॉब ट्रांसफर की जो बात आ रही है वो आखिर कब तक होगा, क्योंकि जिस तरीके से कप्तानों के ट्रांसफर की बात की, इससे पहले भी जो वार्तालाप हुई थी उस मामले को लेकर के भी साफ तौर से कहा गया था कि जो कप्तान है उनका तबादला किया जाएगा, लेकिन तबादला नहीं हुआ था। उसके बाद अधिवक्ता लगातार आक्रोशित भी दिखे थे, उसके बाद ही यूपी सरकार का पुतला भी दहन किया था। लेकिन अब जो तबादले की बात है उसको लेकर के साफ तौर से एक बताया गया है कि एसआईटी जो गठन किया गया था वो अपने मामले की तफ्तीश कर रही थी कि आखिर इसमें जो दोषी पुलिसकर्मी है वो दोषी पुलिसकर्मी कौन है और आखिर किन परिस्थितियों में जो लाठीचार्ज किया गया उसकी पूरी जो जांच की जाती है वो जांच रिपोर्ट भी पूरी तलब की गई है। अब फिलहाल जिस तरीके से जो जांच रिपोर्ट है उसके साथ साथ जो कप्तान के ट्रांसफर की जो बात है, इन सभी जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अब सभी का ट्रांसफर भी किया जाएगा और जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी उनको भी सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई होगी ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी कि 53 पुलिसकर्मी सस्पेंड होंगे और उसके बाद जो कप्तान है उनका ट्रांसफर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो ट्रांसफर की जो बात है, जो मांगे मानने की बात है, उसमें एक बड़ी कार्रवाई जल्द ही देखने को मिल सकती है। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, वकीलों की मांगों को मंजूर कर लिया गया है। लंबे समय से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे अधिवक्ता। वहीं बार काउंसिल ऑफ उत्तर का ये बड़ा निर्णय सामने आया है, जहां अब अधिवक्ताओं का विरोध खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए टिकट तय होने लगे हैं, जहां भाजपा, सपा, बसपा और आप ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। जिसके प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिख रही है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की पोल खुल गई है, जहां अब अभी से साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में शामिल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे। इसके लिए भाजपा, सपा, आप और बसपा ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। वहीं प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। तो देखिए, INDIA गठबंधन में कहीं ना कहीं अब दरार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बता दें, नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, INDIA गठबंधन में अब दरार होती नजर आ रही है। जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। के साथ रहते हुए जहां हरियाणा और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर चुकी है, वहीं अब मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी जो कि अलायंस के अंदर में है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस का जो स्वरूप है वो अब धीरे धीरे विस्तृत रूप से एक प्रारूप करते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के तौर पर अभी अगर काम संभाल रहे हैं तो मल्लिका संभाल रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सभी दल एक होकर और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मगर उसी दरमियान अगर बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा के बाद अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी अकेले चुनाव लड़ने को लेकर बात कह रही है। साथ ही अगर बात की जाए
तो बहुजन समाज पार्टी एकला चलो नारे के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे बात की जाए राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर आकाश आनंद को कहीं ना कहीं बसपा ने एक जिम्मेवारी दी है और आकाश आनंद के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में आदिवासी और दलित वोट बैंक की जो संख्या अगर देखें तो संख्या है वो कहीं ना कहीं एक परिणाम की स्थिति पर पहुंचा सकती है। बहुजन समाज पार्टी को एक बेहतर मार्जिन दिला सकती है। अगर बात करें तो अप्रैल में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर में अच्छी तादाद में सीटें भी ले आई है, तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो INDA अलायंस और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के सामने बहुजन समाज पार्टी अलग थलग चुनाव लड़ रही है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के चुनावी मैदान में अकेले उतरने से किस अलायंस को फायदा होता है। मगर बात करें तो आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के तमाम नेता मनाकर और सीटों का शेयरिंग कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से कर सकेंगे। जी विवांशु, देखिए मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में शामिल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे दल, ऐसी बात सामने आ रही है, तो किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है बिना गठबंधन के? जी मयूरी, अगर बात करें तो ये इस बात का पता कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों के बाद साफ होगा। और अगर देखें तो इस इंडिया अलायंस के अंदर में जो आम आदमी पार्टी है वो अपने आप को अलग रास्ते पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रही है और NDA पूरी तरह से एकजुट है, उसके साथ गोंडवाना पार्टी से लेकर और तमाम क्षेत्रीय दल भी NDA दल के साथ में है। साथ ही जब बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी SC/ST वोट बैंक पे कहीं ना कहीं एक प्रभाव रखती है और किस तरह का परिणाम होगा, वो परिणामों के बाद कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो साफ होंगी। अगर बात करें तो अभी इंडिया अलायंस के मेंबर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक करके और एक साथ रख के चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। काफी समीकरण इंडिया अलायंस की से बदल सकता है। जी विवांशु, देखिए मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, तो जमीनी स्तर पर किसकी तैयारी मजबूत नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लगातार सत्ता में आसीन रहे हैं, अगर बात करें तो वो तमाम अपनी योजनाओं के माध्यम से एक बार फिर सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही अपने जमीन को तलाश रही है। अगर बात करें तो पूर्व के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर में आई थी, मगर बहुमत उसके हाथ में कहीं ना कहीं नहीं रहा, जिसके बाद से सत्ता चली गई थी कुछ सालों के बाद। उसी के दरमियान अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी तरह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लाने का हर एक प्रयास कर रही हैं। वहीं अगर देखा जाए मयूरी तो आने वाले समयों में एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेता साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस मध्य प्रदेश चुनावी मैदान में उतरेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं समीकरण साफ होगा। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अब अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के थाना संदीपन घाट के पंडा चौराहे के पास एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर पिता, बेटी और दामाद की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं ट्रिपल मर्डर के बाद कई घरों में आग भी लगाई गई है, जिसके बाद हंगामा की आशंका पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो यह कौशांबी से मामला सामने आया है, जहां ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। बेटी, दामाद, पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। वहीं लोगों में इसको लेकर गुस्सा भी देखने को मिला है। लोगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। बेटी, दामाद, पिता की गोली मारकर हत्या की गई है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है। 6 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है।
इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है, आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। तो ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैली हुई है। कौशाम्बी से मामला सामने आया है जहां बेटी दामाद पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। वहीं इस हत्या से लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला, जिसके बाद लोगों ने घरों को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं पुलिस की तैनाती भी की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जिया रिजवी हमसे जुड़ चुके हैं। जिया, देखिए, जमीनी विवाद को लेकर पिता, बेटी और दामाद की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोहितुलपुर गांव का है, जहां आज सुबह जमीनी विवाद को लेकर बेटी, दामाद और ससुर की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी भी करी है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने और अग्निशमन दल ने आग पे जो है काबू पा लिया है। अभी स्थिति सामान्य है। गांव में जो है भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दी गई। हम कैमरामैन से अपने चाहेंगे कि गांव में अभी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई और भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। जी जिया, देखिए, इस मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है आसपास के लोगों का इस मामले को लेकर? जी, आसपास के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ दिन पहले एक जमीन की जो है पैमाइश कराई गई। दो लोगों में जो है तनातनी का माहौल था, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये हत्या जो है जमीनी विवाद में की गई है। जिया, देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एक बार आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। जी, मैं कैमरामैन से चाहूँ मौके पे जो भारी पुलिस है और यहाँ पे हत्या के बाद तो माहौल इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने जो है ग्रामीण और प्रशासन में झड़प भी हुई है बॉडी उठाने को लेके। हालांकि समझा बुझाकर पीएम लाश को जो है पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है। मौके पर अभी भारी पुलिस बल तैनात है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिया, ये किसके द्वारा हत्या की गई है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी है? जी, अभी तक हत्या की जो आशंका है वो जमीनी विवाद को लेकर बताई जा रही है। पीड़ित परिजनों की तरफ से 3-4 लोगों का नाम जो है दिया गया है। पुलिस ने उन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है। परिजनों में कौन कौन रहता था घर पर? क्या परिजनों का किसी का बयान सामने आया है इस घटना को लेकर? जी, अभी तक परिजनों का कोई बयान सामने नहीं आया है। ये जिनकी हत्या हुई ये घर के बाहर सो रहे थे। घर के अंदर और भी परिजन जो है मौजूद थे, लेकिन अभी तक जो है किसी भी परिजन का कोई बयान सामने नहीं आया है। जी जिया, इस मामले पर पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? उनका क्या कुछ बयान सामने आया है? इस मामले में कौशाम्बी एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव का साफ तौर पर यह कहना है कि ये हत्या जो है जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है कि हत्या जमीनी विवाद में करी गई है। और भी कई एंगल पर जो है पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद जिया, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, इस मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।